नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर अरविंदो फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 13। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था, लॉज ऑफ मोशन का पूरा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले थे, लेकिन प्रीवियस पार्ट में आखिर में हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था फ्रिक्शन का। एक डिब्बे पे डिब्बा, या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, या फिर एक मास के ऊपर दूसरा मास। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो थ्योरी है, उसको हमने जस्ट ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ दिया था। तो अगर उसको देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन या फिर कोई भी डाउट हुआ हो, तो आज हम पहले उसको थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। 15 से 20 मिनट लगेगा, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, फिर भी कोई भी कॉन्सेप्ट कन्फ्यूज़ होके जा रहे हैं, फिर देखने का कोई मतलब नहीं। तो पहले आज उसको थोड़ा-सा कंप्लीट करेंगे, फिर आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आगे 1 या फिर 2 वीडियो में लॉज ऑफ मोशन के बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कौन टॉपिक क्या था? मोशन ऑफ टू बॉडीज, वन रेस्टिंग ऑन अदर। यानी कि देखिए, ये एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है या फिर बॉक्स है, इसके ऊपर ये दूसरा है। इसका थोड़ा सा ज्यादा मास है, इसका थोड़ा सा कम मास है। कंपल्सरी नहीं ऐसा हो, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या केसेस हो सकते हैं? या तो इसके ऊपर फोर्स लग सकता है, या फिर इसके ऊपर फोर्स लग सकता है। अगर इसके ऊपर फोर्स लगेंगे तो क्या होगा, अगर इसके ऊपर फोर्स लगेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये केसेस हम देखेंगे। तो व्हेन ए बॉडी ए ऑफ मास m1, ये जो ऊपर जो बॉडी है ये है a, जिसका मास है m1, रेस्टिंग ऑन ए बॉडी b ऑफ मास m2, नीचे जो बॉडी है उसका नाम है b, मास है m2। टू कंडीशंस आर पॉसिबल। कौन से कंडीशन? फर्स्ट, फोर्स ऑन अपर बॉडी। ये जो ए है ऊपर वाला बॉडी, इसके ऊपर फोर्स लग सकता है, मान लेते हैं एफ फोर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? फोर्स ऑन लोअर बॉडी, यानी कि ये जो नीचे जो बॉडी है इसके ऊपर ही फोर्स लग सकता है, एफ। तो इन दोनों के कुछ केसेस होंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अपर बॉडी से। चलिए शुरू करते हैं। तो फोर्स ऑन अपर बॉडी, फोर्स ऑन अपर बॉडी का फर्स्ट केस क्या है? व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे एक सरफेस पे रखे हुए हैं, नीचे बी है, उसके ऊपर ए है। अगर ए बी के बीच में ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो, अगर ये क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो, तो क्या होगा? अगर अपर बॉडी पे एफ फोर्स लगेगा तो क्या होगा? क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ए चला जाएगा। अगर ए के ऊपर फोर्स लगेगा तो ए चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोज करने के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं लगा है। तो ए पे एफ फोर्स लगेगा तो फर्स्ट क्या होगा? ए विल मूव। कैसे मूव करेगा? अगर मूव करेगा तो कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो विल मूव विथ एक्सेलरेशन ए। ये जो ए एक्सेलरेशन है कितना होगा? ये मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है इतना, मास है इतना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बाय टोटल मास। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी नेट फोर्स बाय टोटल मास। इतने एक्सेलरेशन से ए मूव करके चला जाएगा। और क्या होगा? ए तो मूव करके चला गया, बी रेस्ट पे रहेगा। तो और क्या होगा? बी विल बी एट रेस्ट, ठीक है। तो अगर ये जो बी है, इसका हम लेंथ मान लेते हैं एल मीटर है, ठीक है। तो ये जो ए है ये मूव कर रहा है, तो ये बी का जो लेंथ है एल, इसके ऊपर ए जब मूव करेगा तो कुछ टाइम बाद ये बी के ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो ये जो एल लेंथ है, इसको कवर करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा? उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे टाइम टू
क्रॉस बी और फॉल फ्रॉम बी। कैसे करेंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यू टी क्या हो गया? 0, क्योंकि स्टार्टिंग पे रेस्ट पे था, तो ये हो गया 0। एस कितना है? इतना इतना डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि एल इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी कितना होगा? टी होगा 2l बाई ए का रूट ओवर। समझ में आ गया? इतने टाइम बाद ए बी के ऊपर से गिर जाएगा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू हम कितना लिए हैं? एफ बाई एम वन। तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू 2l बाई एफ एम वन। समझ में आ गया? ए की जगह पे हमने इसके वैल्यू पुट कर दिया। तो अगर ए के बी के बीच में फ्रिक्शन ना हो और ए के ऊपर एफ फोर्स लगे तो क्या क्या होगा? फर्स्ट ए मूव कर जाएगा, कितने से? ए एक्सेलरेशन से। ए एक्सेलरेशन कितना है? अप्लाइड फोर्स बाई मास ऑफ ए। और क्या होगा? बी रेस्ट पे रहेगा। और क्या होगा? ए बी को क्रॉस करने के बाद कुछ टाइम बाद नीचे गिर जाएगा। वो टाइम कितना होगा? टी इज इक्वल टू 2l m1 बाई एफ का रूट ओवर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देन सेकंड केस देखेंगे, अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो तो क्या होगा? ठीक है, केस टू क्या है? इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी ओनली एंड अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ? फ्रिक्शन आ गया इसके बीच में, ए बी के बीच में। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन। तो अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। तो अब क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये उसके ऊपर था। इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये क्या था? फ्रिक्शनलेस। तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो ये अकेले चला जा रहा था, ये रेस्ट पे था। अब क्या हो गया? इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन। तो अब क्या होगा? इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। कहाँ? उसके ऑपोजिट में। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा ऑपोजिट में, किसके? फोर्स के। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है, उसके ऑपोजिट में। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस में इस तरफ इसके ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। तो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कहाँ फ्रिक्शन लगेगा? इसके ऑपोजिट में। यहाँ पे इसके ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो नीचे वाले के ऊपर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो दोनों क्या होंगे? आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। कब तक? जब तक ऊपर वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस ना करे। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को ऊपर वाला फोर्स क्रॉस कर जाएगा, तब ये भी धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा। पहले दोनों साथ में मूव करेंगे जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा अप्लाइड फोर्स, तब दोनों साथ में मूव करेंगे, लेकिन ये भी इसके ऊपर मूव करेगा और कुछ देर बाद ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, जब ए बी के बीच में फ्रिक्शन हो और ए के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है एंड एफ इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस एन और म्यू एस एम जी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना? म्यू एस एम जी। तो जो अप्लाइड फोर्स है ये क्या है? स्मॉलर देन म्यू एस एम जी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बोथ ए एंड बी विल मूव टुगेदर in the direction of applied force.
ए बी दोनों एक सिस्टम की तरह मूव करेंगे, ठीक है, एक जॉइंट मास की तरह m1 प्लस m2। तो ये दोनों मूव करेंगे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, कितने एक्सेलरेशन से? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल अप्लाइड फोर्स बाई टोटल मास। सो नेट फोर्स कितना है? F बाई टोटल मास m1 प्लस m2। यही एक्सेलरेशन ऊपर बलेगा, यही एक्सेलरेशन नीचे बलेगा। कब तक? जब तक अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए अभी इसको केस 3 कर देते हैं। ठीक है, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब क्या होगा? तब ए बी दोनों मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन अलग अलग एक्सेलरेशन से। ठीक है, क्योंकि इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एस एम जी, इससे ये ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा? मूव करेगा, इसके ऊपर भी मूव करेगा, दोनों साथ में मूव करेंगे, ये इसके ऊपर भी मूव करेगा। कितने से? ए एक्सेलरेशन से। कितना होगा एक्सेलरेशन? नेट फोर्स बाई मास। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन अब ये मूव कर रहा है, तो अब क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया इसके ऊपर, जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा। तो अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू m1, यानी कि इसका ड्राइविंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू इट्स ड्राइविंग फोर्स, जो जिसके वजह से, जो नेट फोर्स है जिसके वजह से ये मूव करेगा। कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू m1, इसका एक्सेलरेशन इंटू मास। तो यहां से हम एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा? F माइनस एफ के बाई m1। ये एफ के कितना हो जाएगा? ये एफ के अब हो जाएगा म्यू के एम जी। ठीक है, यहाँ पे मास m1 है ना, तो म्यू के m1 जी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू के m1 जी बाई m1। ये हो गया ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन। ठीक है, जब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगेगा, इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर उसके ऑपोजिट में लगेगा, यानी कि इस तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू नेट फोर्स। उसके ऊपर क्या फोर्स है? सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो है, और तो कोई फोर्स नहीं उसके ऊपर। तो एफ के बाई मास, उसका मास कितना है? m2। एफ के कितना है? म्यू के m1 जी। तो म्यू के m1 जी बाई m2, ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ए इतने से मूव करेगा, बी इतने से मूव करेगा। अब ए का एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव में कितना होगा, देखते हैं। अभी ऊपर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा?
एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, एफ माइनस म्यू के m1g नीचे m1 माइनस एक्सेलरेशन बी कितना है, म्यू के m1g बाई m2। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू यहाँ पे m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो m2 f माइनस म्यू के m1 m2 g माइनस m1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो म्यू के m1 g इंटू m1 नीचे m1 m2। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m2 f माइनस यहाँ पे म्यू के m1 g को कॉमन ले लेते हैं तो म्यू के m1 g कॉमन आ गया तो आ गया क्या m1 प्लस m2 नीचे आ गया m1 m2। ये क्या आ गया, ए का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है रिलेटिव टू बी। ठीक है, इसको हमने क्यों निकाला, क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है तो कुछ टाइम बाद इसके ऊपर से नीचे गिर जाएगा, तो कितने टाइम के बाद गिरेगा उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन तो चाहिए ना। लिख लीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए टाइम फॉर ए टू फॉल फ्रॉम बी, तो जो ए है बी के ऊपर से कितने टाइम के बाद गिरेगा, कैसे, t इक्वल टू 2l बाई ए का रूट ओवर निकाला था पहले, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से। जितने भी हम केस पढ़ेंगे उसमें टाइम ऐसे ही निकालेंगे 2l बाई ए का रूट ओवर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया, इसको पुट कर देंगे तो कितना हो गया, ये आ गया 2l m1 m2 नीचे आ गया m2f माइनस म्यू के m1g इंटू m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम जिसके बाद ए बी के ऊपर से नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गया, फर्स्ट केस फ्रिक्शनलेस, दूसरा केस ए बी के बीच में फ्रिक्शन है बट अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन केस 3 जब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट हो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। देन आखिरी केस देखते हैं। केस 4 क्या है, इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड फ्लोर, तो यहाँ पे ए बी के बीच में तो फ्रिक्शन है ही, लेकिन अगर बी और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन हो गया तब क्या होगा। देखिए अब तक हमने जो पढ़ा इसके ऊपर लग रहा है फोर्स एफ, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसके ऊपर म्यू एस m1g। अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा तो क्या होगा, दोनों मूव करेंगे लेकिन इसके ऊपर क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा क्या, वही सेम काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये मूव करेगा। ये मूव क्यों कर रहा है, इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, इसके ऊपर जो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड इन दोनों के बीच में जो सरफेस है यहाँ पे क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में उसका रिएक्शन फोर्स, तो सेम काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा,
जिसकी वजह से ये मूव करेगा। समझ रहे हैं ना? देखिए ये है, इसके ऊपर ये है, तो ये जो मूव कर रहा है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इसीलिए ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। समझ में आ गया? तो अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन जितना होता तो ये मूव कर जाता, थोड़ा भी होता तो मूव कर जाता। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ गया इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उसको जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सीड करेगा तभी ये बी मूव करेगा। समझ में आया? ये जो बी वाला ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है किसकी वजह से? एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो ये जो बी है, अगर यहाँ पे फ्लोर के बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन है तो इसका तो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना। ये दोनों क्या हो गए, एक सिस्टम हो गया एक जगह पे। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू एस m1 प्लस m2 इंटू जी, दोनों का मास आ गया, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, बी विल मूव। ठीक है? अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो गया तो क्या होगा, बी विल बी at rest. Okay, and only static friction will occur between B and floor। यानी कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन को तो क्रॉस नहीं कर पाया। 5 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है, 4 न्यूटन लग रहा है, तो ये मूव तो नहीं करेगा, तो वो 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। समझ में आया? लिख लीजिए इसको। ठीक है, अभी हम लोअर बॉडी के ऊपर देखेंगे फोर्स लगेगा तो, अगर बी के ऊपर फोर्स लगेगा तब क्या होगा। तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन लोअर बॉडी। इसका फर्स्ट केस क्या है, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है ए बी के बीच में तो क्या होगा, तो नीचे जो बॉडी है उसके ऊपर ए फोर्स लग रहा है, ए बी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली बी चला जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये चला जाएगा, ये अपने जगह पे रेस्ट पे रहेगा। लेकिन जब ये चला जाएगा ये हवा में थोड़ी लटके रहेगा, क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा, दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, तो ये क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, ये मूव कर जाएगा, अगर ये मूव कर गया तो ये नीचे गिर जाएगा। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन ये नीचे वाला जिस एक्सेलरेशन से इस तरफ जाएगा ये उसी एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ आएगा रिलेटिवली। एक्चुअल में जहां पे है वहां पे रेस्ट पे रहेगा, इसके जाने के बाद नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर बैठ के हम इसको देखेंगे तो हमारे रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये उल्टा जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से जितने एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है। समझ में आया? देखिए तो क्या करेगा, अगर बी पे एक फोर्स लगेगा तो बी चला जाएगा। फर्स्ट बी विल मूव इन द direction of applied force। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, कुछ एक्सेलरेशन से जाएगा। तो कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, विथ एक्सेलरेशन ए बी। ठीक है, तो ये कितना होगा, अप्लाइड फोर्स बाई टोटल मास। यही मूव कर रहा है ना, ये तो मूव नहीं कर रहा है,
तो टोटल मास यहाँ पे कितना m2, तो अप्लाइड फोर्स बाई m2। किसका एक्सेलरेशन, b का। a का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है। तो a क्या करेगा b के रेस्पेक्ट में उल्टा जाएगा इतने ही एक्सेलरेशन से, जब a आगे मूव कर जाएगा। तो a को कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने के लिए, टाइम टेकन बाय a टू फॉल फ्रॉम b। अगर b का लेंथ l है तो कितना टाइम लगेगा a को, t इक्वल टू 2l बाई a का रूट ओवर। बताया था हर केस में टाइम ऑफ फॉल यही होगा, अलग अलग एक्सेलरेशन चेंज होंगे, बाकी कोर फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से हम ये फॉर्मूला लाए हैं। इनिशियली रेस्ट पे है तो टाइम यही है 2l बाई a का रूट ओवर। तो a कितना होगा, a का तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, कोई मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन b के रिलेटिव में कितने से मूव कर रहा है f बाई m2 एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2l m2 बाई f। इतने टाइम के बाद क्या करेगा a नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये क्या है a will be at rest with respect to ground। ठीक है, देन नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 2 क्या है, if friction is present between a and b and f dash is smaller than fl, यानी कि pseudo force is smaller than limiting friction। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है कहाँ, ए बी के कॉन्टैक्ट सरफेस के यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे यहाँ पे लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्यूडो फोर्स एफ डैश कहाँ है, ये लग रहा है ए के ऊपर, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, बी को एफ फोर्स लग रहा है। तो क्योंकि इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है तो ए के ऊपर स्यूडो फोर्स एफ डैश लग रहा है, कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स डाल रहा हूं तो इसके ऊपर भी एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। तो जब तक ये स्यूडो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है कम है, तब तक दोनों साथ में मूव करेंगे। समझ में आया। तो इफ स्यूडो फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिख दिया है यहाँ पे स्यूडो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके किसके बीच में है, देन both A and B will move together as a system। दोनों एक साथ मूव करेंगे एक सिस्टम की तरह। कोई एक्सेलरेशन होगा, कितना एक्सेलरेशन से, A इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाई टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये जो स्यूडो फोर्स है ये कितना है, लग रहा है किसके ऊपर, A के ऊपर। तो स्यूडो फोर्स कितना है, एफ डैश इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है m1, एक्सेलरेशन कितना a। तो a का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा m1 f बाई m1 प्लस m2। समझ में आया। तो ये स्यूडो फोर्स कितना है m1 f बाई m1 प्लस m2। तो क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है म्यू एस m1 g। ठीक है, इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है म्यू एस m1 g।
इससे ज्यादा होगा तो मूव नहीं करेंगे साथ में, अगर इससे कम हुआ स्यूडो फोर्स तो साथ में मूव करेंगे। तो कंडीशन क्या है, एफ डैश शुड बी लेस देन एफ एल। तो एफ डैश कितना है, एफ डैश है m1 f बाई m1 प्लस m2 शुड बी स्मॉलर देन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है म्यू एस m1 g। ठीक है, तो एक तरफ ले आते हैं फोर्स को, तो फोर्स हो गया कितना, लेस देन म्यू एस m1g इंटू m1 प्लस m2, नीचे कितना m1, तो m1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, फोर्स शुड बी लेस देन म्यू एस जी m1 प्लस m2। बताया ना, पिछले वीडियो में बताया था, कब तक साथ चलू तेरे, जब तक तू बोले मैं हारा। ठीक है, तो जब तक ये जो स्यूडो फोर्स है इतने से कम होगा तब तक क्या होगा, जब तक ये जो फोर्स है, ये जो अप्लाइड फोर्स है, स्यूडो फोर्स नहीं, जब तक ये जो अप्लाइड फोर्स है म्यू एस जी इंटू m1 प्लस m2 से कम होगा तब तक दोनों साथ में चलेंगे। समझ में आया, तो इसको हमने क्यों निकाला, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो इसके ऊपर लग रहा है स्यूडो फोर्स एफ डैश, दोनों मूव कर रहे हैं कितने से, एक्सलरेशन से, नेट फोर्स बाई टोटल मास। तो जो ए के ऊपर लग रहा है स्यूडो फोर्स, ये कितना है, उसका मास इंटू जितना एक्सलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पुट किया उसका मास इंटू एक्सलरेशन, एफ बाई m1 प्लस m2, तो कितना आ गया स्यूडो फोर्स m1 f बाई m1 प्लस m2। तो स्यूडो फोर्स शुड बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्यूडो फोर्स का जो वैल्यू आया लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस m1 जी। तो यहां से फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया, फोर्स शुड बी लेस देन म्यू एस जी इंटू m1 प्लस m2। अगर नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर इससे कम फोर्स होगा तो दोनों साथ में मूव करेंगे। समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। तो केस 3 क्या है, इफ फ्रिक्शन इज बिटवीन ए एंड बी ओनली एंड अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, इससे क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया, यानी कि ये ये दोनों मूव करेंगे इसी डायरेक्शन में लेकिन अलग अलग एक्सेलरेशन से, एंड कुछ देर बाद ये चला जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सो होगा क्या, ए एंड बी विल मूव इन सेम direction of applied force but a but with different accelerations। ठीक है, तो होगा क्या, फर्स्ट देखिए ये हो गया हमारा बी, बी के ऊपर है क्या, इसका मास है m2, इसके ऊपर लग रहा है यहाँ पे फोर्स F। अब क्या है, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो अब इसके ऊपर लग रहा है यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये इसका है, अब इसका नहीं है। ठीक है, जब ऊपर फोर्स लग रहा था तब काइनेटिक फ्रिक्शन इसका था, जिसके जो रिएक्शन फोर्स है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन का रिएक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन था, उसी की वजह से ये मूव कर रहा था। यहाँ पे ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है किसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पे ए के ऊपर उसके रिएक्शन में अपोजिट में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसके वजह से ऊपर मूव करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे बी के ऊपर कहाँ पे फोर्स है, इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, तो नेट
इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने से? मास इनटू एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन बाई m2। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू m1 g, म्यू के m1 g। ठीक है, तो यहां पे ए का कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? यहां पे ये हो गया f माइनस म्यू के m1g बाई m2। ये एक्सेलरेशन आ गया किसका? बी का। ए का क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा? देखिए, ए के ऊपर क्या लग रहा है फोर्स? सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या? इसका ड्राइविंग फोर्स, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन और म्यू के m1g। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? m1 कैंसल, म्यू के जी, ये आ गया a1 का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन इससे, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना हो जाएगा? ऊपर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, देखिए। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना हो जाएगा? ए कितना है? म्यू के जी माइनस, ये कितना है? एफ माइनस म्यू के m1g बाई m2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? म्यू के m2g माइनस एफ प्लस म्यू के m1g नीचे m2। तो यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f माइनस म्यू के g कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 बाई m2। यहाँ पे माइनस क्यों लिया? माइनस नहीं लेते तो म्यू के जी इंटू m1 प्लस m2 माइनस एफ होता। माइनस इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ए का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये उल्टा जाएगा ए, ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या? ये उल्टा जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा ए को बी के ऊपर से नीचे गिरने के लिए? कैसे निकालेंगे? लिख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए, तो ए को बी के ऊपर से नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2l बाई ए का रूट ओवर। तो कितना हो जाएगा? 2l। ए कितना है? नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि टाइम अपने को माइनस में नहीं आएगा ना, ये सिर्फ बताने के लिए कि उल्टा डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ गया कितना? एफ माइनस म्यू के जी इंटू m1 प्लस m2 ऊपर m2 का रूट ओवर। तो इतना टाइम लगेगा ए को बी के ऊपर से नीचे गिरने के लिए। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको, देन इसका आखिरी केस देखेंगे। ठीक है, केस 4 क्या है?
इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड फ्लोर। ठीक है, अब बी एंड ग्राउंड के बीच में क्या है, फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब लगेगा यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो एफ एल डबल डैश है ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कितना लगेगा, म्यू एस एम वन प्लस एम टू इंटू जी, दोनों का मास कंसिडर करेगा ना। ठीक है, तो अब अगर ये जो अप्लाइड फोर्स है इससे ज्यादा होगा तभी मूव करेगा, इससे कम होगा तो कैसे मूव करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा तभी तो मूव करेगा। तो क्या है, इफ अप्लाइड फोर्स is greater than limiting friction between B and ground, then the body will move। ठीक है, तब ये दोनों मूव करेंगे। फोर्स सिर्फ इसी के ऊपर है, अगर ये ही मूव नहीं करेगा तो ये कैसे मूव करेगा। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को ये एक्सीड करेगा अप्लाइड फोर्स तभी मूव करेंगे। इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन then the body will not move। बॉडी बोलिए, सिस्टम बोलिए, क्योंकि नीचे वाला मूव ही नहीं करेगा तो ऊपर कैसे मूव करेगा। ठीक है, ये हो गए लोअर बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो उसके 4 केस। मैं 15-20 मिनट बोला था, थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, लिख लीजिए इसको। ठीक है, आज जितना हो पाएगा उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी रेस्ट जितने क्वेश्चन रह जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड। जो फ्रिक्शनल फोर्स है उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। इनमें से कौन सा फ्रिक्शन है जिसका वैल्यू मैक्सिमम है, ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करने के बाद जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब जब लगेगा फ्रिक्शन वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। रोलिंग फ्रिक्शन भी वही, जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तब रोलिंग या फिर काइनेटिक लगेगा। स्टैटिक जब रेस्ट पे होगा तो स्टैटिक का मैक्सिमम है क्या, लिमिटिंग, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट आ गया। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस क्या है, प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, नहीं ये गलत। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है फोर्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो कहाँ लगेगा, अपोज करेगा मोशन को, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये करेक्ट है। देन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये भी करेक्ट है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर गया, तो दोनों करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, ये क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, म्यू एस एन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, तो ये हो गया करेक्ट। देन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो ये भी करेक्ट। डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, करेक्ट अगेन। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ठीक है, लिख लीजिए इसको। थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है, a mass placed on an inclined plane is just in equilibrium if mu is the coefficient of friction of the surface then maximum inclination of the plane with the horizontal is। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक मास है जो कि एक प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये जो प्लेन है ये क्या करेगा, इंक्लाइन करेगा,
मैक्सिमम कितना इंक्लाइन करेगा, क्या पूछा है? इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस देन मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज, यानी कि ये जो मैक्सिमम यहाँ पे इंक्लाइन करेगा तो ये कितना होगा, ये क्या पूछा है? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? फाई tan फाई इज इक्वल टू कितना? म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan फाई, यही है ना एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज कितना है? फाई। तो रिलेशन क्या है? tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज कितना हो गया? tan इनवर्स म्यू। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। सिंपल, लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है? A 100 Newton force acts horizontally on a block of mass 10 kg placed on a horizontal rock table of coefficient of friction 0.5. Find the acceleration of a block. देखिए यहाँ पे ये टेबल है जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसका मास कितना है? 10 kg। लग रहा है फोर्स कितना? 100 न्यूटन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.5। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, दैट इज म्यू एम जी। म्यू कितना है? 0.5। मास कितना है? 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कितना आ गया? 50 न्यूटन। तो यहाँ पे पूछा क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, अप्लाइड फोर्स उस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स कितना है? 100 माइनस 50 बाई मास कितना है? 10। कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4. If a force of 2.8 Newton is applied on the block parallel to the floor, the force of friction between the block and the floor is. देखिए यहाँ पे ये फ्लोर है जिसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर लग रहा है कितना? 2.8 न्यूटन। इसका मास है कितना? 2 kg। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4। तो फिर पूछा क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट हम लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे कि ये मूव कर भी रहा है कि नहीं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, दैट इज mg। तो म्यू एस कितना है? 0.4। मास कितना है? 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। कितना आ गया? ये आ गया 8 न्यूटन। तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 8 न्यूटन है। लग रहा है कितना? 2.8 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है? मूव करेगा? नहीं करेगा। तो क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? जितना है अप्लाइड फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। यहाँ पे फ्लोर एंड बॉक्स के बीच में कितना फ्रिक्शन है? 2.8 न्यूटन। लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है? A 30 kg block rests on a rough horizontal surface. A force of 200 Newton is applied on the block. The block acquires a speed of 4 meter per second starting from rest. In 2 seconds, what is the value of coefficient of friction? ठीक है, ट्राई कीजिए खुद से। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर कर देंगे। इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे ये एक ब्लॉक है जिसके ऊपर लग रहा है
200 न्यूटन फोर्स, ठीक है। इनिशियली था रेस्ट पे, पहुंचा कितने वेलोसिटी पे, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम लगा कितना, 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है क्या, यहाँ पे अपोजिट में कितना, एफ इज म्यू एम जी। यहाँ पे हमें एम पता है कितना, मास कितना है 30 केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हमें पता है। चाहिए क्या हमें, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। तो उसके लिए पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए 30 केजी का मास इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से वो निकाल लेंगे तो बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली रेस्ट पे तो u 0, तो एक्सेलरेशन आ गया फाइनल वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, कितना आ गया, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या मिल जाएगा हमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैसे मिलेगा, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू इसका फोर्स जिससे ये आगे जा रहा है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 200 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी इज इक्वल टू मास 30 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो यहाँ पे 200 माइनस म्यू कितना है, एक काम करते हैं, म्यू एम जी को एक तरफ रखते हैं, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू 200 माइनस 60। म्यू हमें चाहिए, तो 200 माइनस 60 ये आ गया 140, नीचे मास कितना है 30, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो कितना हो गया, ये आ गया 14/30, ये आ जाएगा 0.47, इसके आसपास आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, 0.47, ठीक है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 8. Given क्या है, a car having a mass of 1000 kg is moving at a speed of 30 meter per second. Brakes applied to bring the car to rest. If the frictional force between the tires and the road surface is 5000 Newton, the car will come to rest in. देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ मेंशन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। यहाँ पे नॉर्मल हम विदाउट फ्रिक्शन के यूज से ही आंसर निकालेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो क्या है, 1000 केजी का है कार जो कि मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। रोड एंड टायर के बीच में फ्रिक्शन कितना है, 5000 न्यूटन। तो फर्स्ट हम निकालेंगे क्या, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन क्या होगा, फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है यहाँ पे, फ्रिक्शन 5000 बाई मास कितना है 1000, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, रिटार्डेशन। चाहिए क्या हमें, टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितना, रेस्ट पे आ जाएगा तो 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, -5, टाइम हमें चाहिए, तो 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30/5 दैट इज 6 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। लिख लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन क्या है, a body is projected along a rough horizontal surface with a velocity 6 meter per second. If the body comes to rest after traveling 9 meter, then coefficient of sliding friction. ठीक है, देखिए
यहाँ पे ये एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया कितने से 6 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर ये पहुंचा रेस्ट पे, फाइनल वेलोसिटी आ गया 0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 9 मीटर। चाहिए क्या हमें? कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि F इक्वल टू म्यू एम जी, इसमें से हमें म्यू चाहिए। तो म्यू को निकालेंगे कैसे? फर्स्ट हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। यहाँ पे क्या एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं, रिटार्ड हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? यही फ्रिक्शन। कितना? म्यू एम जी बाई मास। एम मान लेते हैं, कोई मास गिवन नहीं है ना, कोई मास एम मान लेते हैं। तो कितना आ गया? म्यू जी। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10। तो ये आ गया 10 म्यू। ये क्या है हमारा? रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसको किसमें पुट करेंगे ताकि हमारा ये आ जाए? किसमें पुट करेंगे? कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें हम इसके वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहाँ पे v कितना है? 0। u कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है? रिटार्डेशन, तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, -10 म्यू इंटू एस कितना है? कितना डिस्टेंस कवर किया? 9 मीटर। तो 9 कितना आ गया? ये आ गया 36। यहाँ पे माइनस निकाल देते हैं, तो 36 इक्वल टू 2 इंटू 10 म्यू इंटू 9। तो 9 ये आ गया 4। तो म्यू कितना आ गया? 4/20 और 1/5 दैट इज 0.2। ये क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना आ गया? 0.2। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं कर पाए, नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, अगर कहीं पे कुछ डाउट है कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी कंटिन्यूस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ अगर आप थ्योरी पढ़ देंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो एग्जाम में एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा सॉल्व कैसे किए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।